हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू चैनल। इंग्लिश का पेपर काफ़ी करीब, एग्जाम्स काफ़ी करीब, मन में स्ट्रेस, टेंशन, डर, एंग्जाइटी सब है। हमने ये सोच के छोड़ा था भैया इंग्लिश का सिलेबस कि यार बाकी सिलेबस कर लेंगे और इंग्लिश का सिलेबस बाद में करेंगे, पर हुआ ये कि अब बाकी सिलेबस भी बचा है और इंग्लिश का सिलेबस भी बचा है ना। बहुत बढ़िया। तो ये कोई नई बात नहीं है। तुमसे पहली वाली बैच, उससे पहली वाली बैच, उससे पहली वाली बैच, उसके सीनियर्स, उनके सीनियर्स, हम सभी लोगों ने ऐसा ही किया है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैक्सिमम बच्चों ने इंग्लिश का सिलेबस आखिरी में ही किया है और इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर फोड़े हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है। पर बच्चे ये समझ नहीं पाते कि राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ पुट करनी है, ठीक है। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी कहाँ डालनी है, तब तक मैक्सिमम आउटपुट तुम नहीं निकाल पाओगे इंग्लिश में से। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ही ऐसी चीज़ जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें इतना ज़्यादा इनपुट डाल देते हैं, जिस कारण से उनका काफ़ी सारा सिलेबस छूट जाता है और वो उस पर फोकस नहीं कर पाते, जिससे कि उनको मैक्सिमम आउटपुट, इसलिए अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो मैक्सिमम नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। बट दैट बीइंग सेड, आज हम लोग, इसलिए मैं सैम्पल पेपर लेके बैठा हूँ, सेक्शन वाइज चलेंगे, कहाँ क्या करना है और कितना करना है, बिल्कुल टू द पॉइंट डिस्कस करके ये वीडियो आपका समाप्त हो जाएगा। इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बट दैट बीइंग सेड, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ जब मैं बात करता हूँ सेक्शन ए की, रीडिंग सेक्शन है आपका। एक चीज़ ध्यान रखना यार, 2 से 3 साल पहले रीडिंग सेक्शन अलग हुआ करता था, आज अलग है। अगर तुम PYQs वाला रीडिंग सेक्शन देखते हो, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला रीडिंग सेक्शन देखते हो, वो रीडिंग सेक्शन ऐसा था जहाँ पर आप, बहुत सारे बच्चे क्या करते थे, रीडिंग सेक्शन पढ़ते नहीं थे, क्वेश्चन देखते थे, आंसर देखते थे, क्वेश्चन देखते थे, आंसर देखते थे, और यही चलता आ रहा था। इसलिए क्योंकि रीडिंग सेक्शन बहुत आसान हुआ करता था, बहुत ईजी हुआ करता था, और बच्चों को उसको लेकर डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के रीडिंग सेक्शन में पूरे नंबर आ जाते थे। पर अब जब से कोविड आया, पैटर्न चेंज हुआ, दुनिया भर की चीज़ें हुई, उसके बाद में एक चीज़ जो कि हमने नोटिस की वो ये है कि रीडिंग सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर डिफिकल्ट हो गया है, और ये चीज़ तुमने टर्म 1 में एक्सपीरियंस की होगी, ठीक है। इसलिए एक स्पेशल सेगमेंट मैंने रीडिंग सेक्शन को दिया है। देखो, अगर मैं तुमको एक ऑनेस्ट आंसर दूँ ना, सारी चीज़ें छोड़ के, तो ये चीज़ तुम भी जानते हो कि रीडिंग सेक्शन का हम लोग घर पर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हमें भी ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता है कि रीडिंग सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर अपने को बहुत कम ऐसी चीज़ें पता होती है घर से जिन्हें किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए ये एक अनप्रेडिक्टेबल सेक्शन बन जाता है। तो भैया क्या कुछ भी नहीं करेगा? नहीं, रीडिंग सेक्शन में अपने को एक चीज़ करनी है, जो कि अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। तो जितने भी सैम्पल पेपर अपने पास में है वो उठाओ, टर्म 2 वाले, है ना, और उसके सैम्पल पेपर्स में से उसके रीडिंग सेक्शन को सॉल्व कर लो। यही एक चीज़ है जो कि हम अपनी साइड से रीडिंग सेक्शन में कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज अलग आएगा, जो सैम्पल पेपर में है वो नहीं आएगा, और क्वेश्चंस भी अलग होंगे। पर हाँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जाना है अपने को कि यार मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, ठीक है। और यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। अगर तुम ऑनेस्ट आंसर पूछो तो इसके अलावा उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अपने को इसका इतना लोड नहीं लेना है, ठीक है, इतना लोड नहीं लेना है। थोड़ी बहुत अपने को घर पे प्रैक्टिस कर लेनी, जिससे कि पता हो कि यार मैंने प्रैक्टिस तो की है, अब जो होगा पेपर में, सैम्पल पेपर, मतलब जो पेपर में क्वेश्चन होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़ा सा राइटिंग सेक्शन पर आकर। तो देखो, राइटिंग सेक्शन भी ऐसा सेक्शन है जहाँ पर यार आपको कुछ चीज़ें घर से प्रैक्टिस करके जानी है, याद करके जानी है, बाकी की चीज़ें ऑन द स्पॉट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ यार, तो आप घर से क्या याद करके जा सकते हो? आप घर से फॉर्मेट याद करके जा सकते हो। ये एक ही चीज़ है जो कि आप घर से याद करके जा सकते हो, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आप घर से याद करके जाओगे। मैं याद करने की बात कर रहा हूँ, दिमाग में स्टोर करने की बात कर रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहली चीज़ जो कि हर बच्चे को करनी है, जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स के सवाल हैं, जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सबके फॉर्मेट्स बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। कंठस्थ का मतलब ही यही है कि यार अगर तुमको रात को कोई उठा के पूछ रहा है कि इसका फॉर्मेट क्या है, इसका ये क्या है, उसका वो क्या है, तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। तो भैया ये इसको हम मास्टर कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक बार देख के, 2 बार देख के, या फिर 1-2 बार लिख के नहीं। मैं तुमको बताता हूँ कि राइटिंग स्किल्स में एग्जैक्टली क्या करना है, और प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो कर लेना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ राइटिंग स्किल्स के अंदर, जितना भी फॉर्मेट है तुम्हारा, सब सही से याद होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर फॉर्मेट में गलती हो गई तो फिर और नंबर कटते जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। दूसरा जो पॉइंट है अपना, दूसरा क्या पॉइंट है? दूसरा पॉइंट है अपना प्रैक्टिस वाला, ठीक है। तीसरा जो अपना पॉइंट आता है वो है इंपॉर्टेंट लाइंस का। भैया ये क्या चीज़ है? बताता हूँ। ऐसी चीज़ तुमको जनरली जो है ना बहुत मतलब काम आएंगे। और चौथी चीज़ है वर्ड लिमिट, ठीक। फॉर्मेट
हर चीज़ का मैं तुमको यही बता रहा हूँ कि भाई एग्जैक्टली अपने को करना क्या है और किन चीज़ों में नहीं पढ़ना है ज़बरदस्ती, ठीक है। फॉर्मेट सही तरीके से याद करना है भैया। याद कैसे होगा, याद कर करके हो जाएगा तो वेरी गुड। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस। हर पर्टिकुलर टॉपिक जो आपका राइटिंग स्किल्स के अंदर प्रेजेंट है उसके सैम्पल पेपर से हमको सवाल प्रैक्टिस करने हैं और वो तब तक करने हैं जब तक हम लोग उसका आंसर देख के ये नहीं बोल लेते कि यार मेरा और सैम्पल पेपर वाला आंसर सेम है, ठीक है। मैं कंटेंट वाइज बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब यार देखो ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है, ये आपका लेटर हो गया, लेटर की बात करते हैं, है ना, और ये आपकी उसकी एंडिंग हो गई, ठीक है, वेरी गुड। ये और ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पोर्शन भैया स्ट्रॉन्ग कैसे होगा मेरा, देखो ये वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग ऐसा है कि आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन्स, ये कुछ खूबसूरत ब्यूटीफुल लाइन्स आपके लेटर नोटिस को बहुत ही अच्छा बनाती हैं और आपके टीचर्स ने भी इनफैक्ट आपको ये लाइन्स बताई होंगी। तो पहली बात समझ गए, मैं लाइन्स पे आता हूँ। पहली बात समझ गए फॉर्मेट वाली, फॉर्मेट अपना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस, सबसे बेस्ट है सैम्पल पेपर में से 4-5 उठाओ, कर लो, तब तक करो जब तक भाई श्योरिटी नहीं आ जाती कि यार अपने को फॉर्मेट याद हो चुका है और अपन सही टाइम में लिख पा रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन्स, इनका ये मतलब है यार हमारे टीचर ने ना हमको एक सवाल, मतलब हमको बहुत ही ऐसी कुछ खूबसूरत लाइंस बताई थी जो कि हम अपने लेटर में यूज़ कर सकते हैं, जो कि अपने नोटिस में यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि नोटिस भरा हुआ भी लगे, सुंदर भी लगे, है ना, और ऐसा लगे कि यार बच्चे को आता है, ठीक है। जैसे उसमें से एक क्वेश्चन था हमारे पास में, आज भी मुझे याद है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर स्कूल में शायद होता ही है कि एक लेटर लिखना है एडिटर को एक न्यूज़पेपर के, ये बोलते हुए कि यार हमारी जो कॉलोनी है ना वहाँ के बाहर जो रोड है वहाँ पे बहुत गड्ढे हैं, ठीक है, बाइक वाले जाते हैं गिर जाते हैं, लोग गिरते पड़ते रहते हैं उसके ऊपर, है ना, बारिश में वो भर जाते हैं, दिखता नहीं है कुछ, ये नहीं वो नहीं, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को लेकर लेटर लिखना था। अब हमको ना टीचर ने एक लाइन बताई थी जो लाइन मैं किसी भी लेटर में यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, और वो ये थी, आखिरी में हमको बताया था कि आखिरी में लिख सकते हो ऐसा, I hope this letter reaches the concerned authorities and creates awareness amongst people, ठीक है। अब कितनी ब्यूटीफुल लाइन है, राइट। आप ऐसी लाइन जब अपने लेटर के अंदर यूज़ करोगे तो कितना सुंदर दिखेगा। तो ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है और वो आपको कैसे पता चलेंगी, जब आप क्वेश्चंस करोगे, सब सैम्पल पेपर के आंसर्स देखोगे ना, तो उसमें लाइन्स ये यूज़ की होती है स्टार्टिंग में, एंडिंग में। इनफैक्ट स्टार्टिंग की भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स होती है जो आप ऐसी के ऐसी उठा के बस मैटर चेंज करके डाल सकते हो, ठीक है, वो एक बार ज़रूर से देख लेना। और चौथी चीज़ है वर्ड लिमिट। मान लो कोई आपका फेवरेट टॉपिक आ जाता है, फिर भी खुद को कंट्रोल में रखना है और वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है, ठीक है, वर्ड लिमिट को अपने दायरे में ही रखना है, ठीक है, ग्रेट, नहीं तो पेपर छूटेगा। तो समझ गए राइटिंग सेक्शन में कितना करना है, इतना अगर अपना हो जाता है काफ़ी हद तक राइटिंग सेक्शन अपना सिक्योर्ड है, ठीक है। आ जाओ नीचे। और अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मैं, मतलब पेपर के अंदर अगर दिखता है कि यार दोनों में से कोई भी कर सकता हूँ, वो करना जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा हो, वो मत करना जिससे कि तुम सामने वाले को इंप्रेस कर पाओ, ठीक है, क्योंकि लिखते लिखते बीच में ऐसा लगेगा कि यार शिट वो कर लेते तो अच्छा हो जाता, ठीक है, ग्रेट। और ऐसा होता है, बच्चे उस बीच में काट के दूसरा लिखने बैठ जाते हैं, पेपर छूट जाता है। अब आओ ग्रामर पे। ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगा पर बहुत इफेक्टिव है। तुम मुझे बताओ ग्रामर 5 नंबर का है। अब अगर मैं किसी सेंसिबल बच्चे से पूछने जाऊँ कि तू मुझे बता कि तू इस 5 नंबर के लिए कितना समय देने को रेडी है, वो बोलेगा भैया यार मैं 5 नंबर के लिए उतना समय दूंगा जितना मेरे पास में है, ना कि मैं एक्स्ट्रा समय निकाल के इसमें डालूंगा। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। कहने का मतलब ये है कि आपका पेपर आ रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं, ठीक है। तो इन 5 नंबर्स को मैं कैसे ट्रीट करूं कि यार मेरी मैक्सिमम प्रिपरेशन ग्रामर में हो पाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 2-2, 3-3 दिन ग्रामर में लगा देते हैं, ग्रामर के फुल 2 कॉन्सेप्ट वीडियोस देख रहे हैं, पूरे 5-5, 6-6 घंटे के एक कॉन्सेप्ट को लेकर बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं। आप मुझे बताओ कि ये नॉलेज के लिए बिल्कुल सही है, पर क्या इस मोमेंट पर तुमको नॉलेज चाहिए या नंबर चाहिए, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना सिस्टम है ही ऐसा, क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर इस मोमेंट पर तो हम किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, अपने पेपर के लिए फाइट कर रहे हैं। तो मैं तुमको एक बहुत ही सिंपल सरल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। इनफैक्ट वो चीज़ हमने भी करवा रखी है, चाहो तो कहीं और से भी देख सकते हो। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रिपरेशन हो, ठीक है। सोर्स क्या है वो तुम पर डिपेंड करता है, ठीक। देखो यार आज की डेट में तुमने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारी मैराथन चलती ग्रामर को लेकर, जहाँ पर 4 से 5 घंटे के अंदर पूरी ग्रामर फिनिश करवाई जा रही है विद क्वेश्चंस। ये मैंने पर्सनली देखा है, ठीक है। 4 से 5 घंटे के अंदर
ग्रामर पूरी करवाई जा रही है अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस। तो आपकी जो भी टर्म 2 की ग्रामर है वो सब करवाई जा रही है 4-5 घंटे के अंदर विथ क्वेश्चंस। अब तुम सोचो कि अगर तुमने 4-5 घंटे दे दिए इन 4-5 नंबर के लिए, तो आप एक तरीके से कॉन्फिडेंट तो हो सकते हो कि यार मैंने पढ़ तो लिया, ठीक है, और वो मैराथन देखने के बाद में सैम्पल पेपर से कुछ सवाल लगा लो, ठीक है, वो मैराथन देखने के बाद में सैम्पल पेपर से कुछ सवाल लगा लो। इन केस तुमसे सवाल बन रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। नहीं बन रहे हैं, कोई दूसरी मैराथन देख लो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कम अमाउंट ऑफ टाइम में जितना हम लोग सम अप कर सकते हैं उतना सही रहेगा। हमने भी मैराथन करवा रखी है पढ़ले 33 हमारे चैनल के ऊपर, मैं तुमको दिखा दूँ, ठीक है। ये रही वो मैराथन, पूरी 4 घंटे की मैराथन है। इस 4 घंटे की पूरी मैराथन के अंदर ये रहा, ठीक है, 4 घंटे की पूरी मैराथन है। ओके, वेरी गुड, अच्छा हुआ ऐड नहीं आया, ठीक है, ग्रेट। तो ये 4 घंटे की पूरी मैराथन है। इस पूरी मैराथन के अंदर जो है पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया गया। सिलेबस जो ग्रामर का है आपका वो पूरा कंप्लीट करवाया गया, ठीक है, वेरी गुड। तो ध्यान रखना, जो भी तुमको मैराथन देखनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही देखो, जो भी तुमको मैराथन देखनी है, मेक श्योर, ठीक है, मेक श्योर कि हम उस मैराथन के अंदर अपनी ग्रामर को फिनिश कर पाए, ठीक है, गुड। हो गया ग्रामर का। अब आते हैं लिटरेचर पर, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन। 20 नंबर का पेपर है बचा हुआ, 20 नंबर का लिटरेचर है। तो लिटरेचर सेक्शन अपना प्रेडिक्टेबल होता है, जिसके लिए हमको सबसे ज्यादा फाइट मारनी होती है। अब देखो, लिटरेचर में भी है ना 2 सेगमेंट्स में आपका पेपर डिवाइडेड होता है। एक होते हैं वो क्वेश्चन जहां पर मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वही चैप्टर की आउटलाइन पर क्वेश्चंस आते हैं। इसके लिए आपको 2 चीजें आपकी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ऐसे सवाल होते हैं कुछ जिनमें आपको 2 चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला, चैप्टर की आउटलाइन और समरी बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए कि चैप्टर किस चीज पर बेस्ड है। दूसरा, चैप्टर की मॉरल वैल्यू क्या है, चैप्टर हमको मॉरल वैल्यू क्या दे रहा है, ये पता होना चाहिए। अगर ये चीजें हमको पता है, हम किसी भी चैप्टर, किसी भी पोयम से रिलेटेड ये वाले सवाल कर सकते हैं, ठीक है। पर उसके लिए हमको बहुत ही स्ट्रॉन्ग आइडिया होना चाहिए कि चैप्टर में क्या क्या होता है। ये 2 आपके सवाल जो हैं 4 नंबर वाले। पेरेंट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन, क्रिटिकली एग्जामिन द पेरेंट्स ऑफ बोली एंड एब्राइड, हाईलाइटिंग देयर इंपैक्ट ऑन द चिल्ड्रंस लाइव्स। अब ये ना एक तरीके से एक मॉरल वाला ही सवाल है कि हाँ भैया, पेरेंट्स एक्चुअली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ये वो। अब आपको यहाँ पर सिर्फ वो नहीं लिखना है ना, आपको लिखना है कि यार भोली और एब्राइड, ठीक है, भोली और एब्राइड जो है, इनके पेरेंट्स वाले जो केसेस हैं उनको एनालाइज करके हमको ये चीज़ लिखनी है। तो वो हमको पता होनी चाहिए, जो कि हमको चैप्टर की आउटलाइन और समरी से पता चलेगी, ठीक है, वेरी गुड। तो इतना समझ गए। वे जो बच्चे हुए आपके क्वेश्चंस होते हैं ना, ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं बीच में से, ठीक है, ये क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं सीधा बीच में से। अब ध्यान से सुनना, इसके लिए भैया हम क्या करें। अगर तुमने अभी तक इंग्लिश का ई भी नहीं पढ़ा है, कोई भी बच्चा अगर ये सोचता है कि मैं एक एक चैप्टर लिटरेचर से लाइन बाय लाइन पढ़ूंगा, इतना समय नहीं है। इसके लिए भी आपको मैं बता दूं कि सबसे बेस्ट तरीका क्या रहेगा, क्योंकि 4-5 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था पर अभी है। इसके लिए बेस्ट तरीका रहेगा कि तुम चैप्टर के 1 शॉट वीडियोस देख लो, 1 शॉट समरी वीडियोस देख लो विद एनसीईआरटी ओपन। मतलब क्या, मतलब यार जो भी आपके एक्सप्लेनेटरी वीडियोस हैं ना, जब आप देख रहे हो, आपकी एनसीईआरटी सामने खुली रखना, जिससे कि आप देख सकते हो कि यार अच्छा ये लाइनें हैं जिसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है, ये लाइनें जिसके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि लाइनों का एक्सप्लेनेशन पता होना बहुत जरूरी है। खुद से अगर तुम लिटरेचर के चैप्टर्स पढ़ने जाओगे, मैंने भी 10th में ट्राई किया था एक बार खुद से चैप्टर्स पढ़ने का, ठीक है, मुझे नहीं समझ में आए। मतलब इन शॉर्ट ऐसा था, कुछ बहुत टफ चैप्टर्स होते हैं जो कि समझ में नहीं आते हैं, जो कि टीचर जब समझाता है तभी समझ में आते हैं। इसीलिए 1 शॉट समरी वीडियोस देख लो विद एनसीईआरटी ओपन, यानी कि जब आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये लिखा हुआ एनसीईआरटी के अंदर जिसके लिए एक्सप्लेनेशन है। अब अगर तुम चाहो, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। हमने भी कॉन्कर सीरीज के अंदर तुमको ये चीज़ करवा रखी, ये देखो। तो जो कॉन्कर सीरीज थी अपनी टर्म 2 के लिए, उसमें जो आपके इंग्लिश के वीडियोज़ हैं, कहाँ गई इंग्लिश की प्लेलिस्ट, ये रही, ठीक है। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर ना, ठीक है, इस इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर ये देखो आपके पूरे इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं, इनफैक्ट ग्रामर भी अलग से करवाए। तो मेक श्योर कि अगर चाहो तो तुम इधर से पढ़ सकते हो। समझ रहे हो बात को? मेरा कहने का क्या मतलब है कि यार अपने को बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है रीडिंग करने में, है ना। रीडिंग का समय जा चुका है। विद दैट बीइंग सेड हम लोग यार समाप्त करते हैं आज की वीडियो को। आई होप कि आप हर सेक्शन का जो इंपॉर्टेंस है वो समझ चुके हो। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। और यार मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में कुछ अच्छा सा तुम लोग जो है वो अप्लाई कर पाओगे अपनी प्रिपरेशन में। अगर आप नहीं हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम। एंजॉय करो। विल मीट इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।